हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एमाइलेज के बारे में। एमाइलेज एक अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा में मिलता है और स्टार्च के डाइजेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आपने 10th में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत 11th-12th में पढ़ा हो, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि स्टार्च एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वो स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और उसका डाइजेशन करते हैं एमाइलेज में। और आप लोगों के बी फार्मा में एमाइलेज का एक प्रैक्टिकल भी होता है, इवन 12th में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टार्च क्या करता है, ये हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ये कन्वर्ट करता है। स्टार्च जो है एमाइलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जो स्टेप्स होती हैं वो स्टार्च, फिर उससे कन्वर्ट होता है डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन से माल्टोज एंड फाइनली ग्लूकोज। यानी कि स्टार्च से सीधे ही माल्टोज ग्लूकोज नहीं बनाया जाता, स्टेप वाइज प्रोसेस में ये चीज़ कंप्लीट होती है। नाउ ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ह्यूमन सलाइवा में। एमाइलेज के 3 टाइप हम पढ़ते हैं, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज एंड गामा एमाइलेज। अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एमाइलेज को हम 1,4 अल्फा डी ग्लूकेनोहाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, 1,4 अल्फा डी ग्लूकेनोहाइड्रोलेज भी बोलते हैं। ये जनरली कैल्शियम मेटल एंजाइम है। कैल्शियम मेटल एंजाइम मतलब कि इसको परफॉर्म करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है एज ए कोफैक्टर। ठीक है, ये जो होता है ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। यानी स्टार्च के अंदर 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, अल्फा 1,4 और बीटा 1, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 एंड बीटा 1,4 बीटा 1,6। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है। ठीक है, ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसका जो रिक्वायर्ड पीएच होता है, यानी जिस पीएच पे काम करता है वो करीबन 6.7 से 7 के बीच में होता है। ये पैनक्रियाज और सलाइवा में मिलता है। ये स्टार्च को एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन में तोड़ता है। स्टार्च को एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन में ये डिग्रेड करता है। नाउ कम टू द बीटा एमाइलेज। बीटा एमाइलेज क्या करता है, या बीटा एमाइलेज को हम क्या कहते हैं? बीटा एमाइलेज को हम 1,4 अल्फा डी ग्लूकोनो माल्टोहाइड्रोलिसिस बोलते हैं। 1,4 अल्फा डी ग्लूकेन माल्टोहाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स के अंदर हमें सिंथेसाइज्ड होता है, यानी कि हमें मिलता है। ठीक है, ये स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज के अंदर। और जब हम ये कहते हैं कि कोई फ्रूट पक गया है, तो फ्रूट के अंदर जो राइपनिंग होती है वो इसी एंजाइम की वजह से होती है, रिजल्टिंग इन स्वीट फ्लेवर ऑफ द राइप फ्रूट। यानी कि जब हम बोलते हैं कि कोई फल पक गया है या राइप हो गया है, तो यहाँ पर जो है स्टार्च, उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम बीटा एमाइलेज ही करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पीएच होता है, इसका जो रिक्वायर्ड पीएच होता है वो करीबन 4 to 5 के बीच में होता है। और जबकि हमने अभी पढ़ा कि अल्फा एमाइलेज का जो रिक्वायर्ड पीएच होता है वो 6.7 से 7 के बीच में होता है। और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। और माल्टोज जो होती है एक स्वीट शुगर होती है। स्टार्च का टेस्ट जो होता है वो स्वीट नहीं होता, लेकिन माल्टोज का टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। नाउ कम टू द गामा एमाइलेज। गामा एमाइलेज को हम जो उसकी दूसरी टर्म है वो है 1,4 अल्फा ग्लूकोनोसाइडेज। 1,4 अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, ग्लूकोसाइडेज यहाँ डैश कर रखा है मैंने। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है। अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है। और इसका पीएच होता है, इसका जो एक्टिंग पीएच है, वर्किंग पीएच होता है वो करीबन होता है 3। ठीक है, और ये क्या करेगा कि ये एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन को ग्लूकोज में तोड़ता है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं अल्फा, बीटा और गामा के बीच में। अल्फा जो होगा वो क्या करता है, स्टार्च को एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन में तोड़ता है। एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम गामा एमाइलेज का है। इसका अल्फा एमाइलेज का वर्किंग पीएच 6.7 से 7 होता है। बीटा एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और उसका वर्किंग पीएच 4 to 5 होता है। और गामा एमाइलेज का पीएच होता है 3। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स की
यानी कि किन किन सोर्सेज से ही हमें अचीव होते हैं अल्फा बीटा गामा एमाइलेज। तो जनरली ये बैक्टीरिया, इसके लिए जो बैक्टीरिया प्रेफर किया जाता है वो बैसिलस स्पीसीज का, जैसे बैसिलस सिरस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस, ये प्रेफर किए जाते हैं। इसके अलावा जो फंजाई है, फंजाई में एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस नाइगर और कैंडिडा स्पीसीज की फंजाई इसमें प्रेफर की जाती है। यहाँ पर इसके प्रोडक्शन में जो 4 स्टेप्स हैं वो सभी एंजाइम्स में सेम होती हैं। सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम, प्रोडक्शन एंड रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन, ये 4 स्टेप्स में प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। नाउ कम टू द फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, हम इन सभी में से जो ये हमारे पास सोर्सेज हमने लिखे हैं, इन सोर्सेज में से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया जाता है जो कि कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेफर्ड विच प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम इन लेस टाइम। और इसके लिए अगर हमें स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट करना है तो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए हम बहुत तरीके म्यूटाजेंस, जैसे हमने जो जनरल कंसिडरेशन है एंजाइम का उसमें पढ़ रखा है कि हमें अलग अलग जो है एंजाइम्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट जो करना पड़ता है उसमें हम म्यूटाजेंस यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरे है, गामा रेज हैं, आपके अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं। इनसे हम किसी भी स्ट्रेन को या किसी भी माइक्रोबियल स्पीसीज को ट्रीट करवाते हैं, जिससे उसमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, हो सकती है, वो कंपल्सरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ इसका मीडियम का जो एक फॉर्मुलेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, कॉर्न स्टार्च यहाँ पर लिया जाता है, ये सब पर लीटर के हिसाब से है, 24 ग्राम पर लीटर। यहाँ पर KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ये करीबन 0.2 ग्राम पर लीटर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये जो है इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और यहाँ पर जो है फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पर ये 4.7 ग्राम पर लीटर। कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट जो भी अवेलेबल है वो 1 ग्राम पर लीटर, ये कैल्शियम सॉल्ट प्रोवाइड करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर 0.2 ग्राम पर लीटर लिया जाता है। इसके अलावा जो कार्बन के सोर्स होते हैं, जैसे कार्बन के सोर्स में माल्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज प्रेफर किया जाता है। नाइट्रोजन के सोर्स में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रेफर किया जाता है। नाउ यहाँ पर जो कुछ सबस्ट्रेट जो कि प्रेफर किए जाते हैं, जैसे कॉर्न स्टार्च हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न स्ट्रिप लिकर है, स्टार्च हाइड्रोलिसिट है, मोलेसिस है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, वे है, सोयाबीन मील है, माल्ट है, पेप्टोन है। ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि प्रेफर किए जाते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो उसको सपोर्ट मिले और वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम हो और हमें एंजाइम का प्रोडक्शन मैक्सिमम मिले। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2 स्टेप्स की, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन और रिकवरी को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हमने जो कमर्शियल यूज़ किया है, एज ए कमर्शियल जिनको यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओराइजी को हम प्रेफर करते हैं। यहाँ पर जो मीडियम है जो कि फर्मेंटर के अंदर लिया जाता है, सबसे पहले उसको स्टरलाइज किया जाता है और फिर उस मीडियम को इनोकुलेटिंग के साथ, इनोकुलेशन हमें पता है कैसे हम प्रिपेयर करते हैं कि पहले हम इनोकुलेटिंग लूप से जो माइक्रोबियल स्पीसीज़ है उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में, अगर आपने मेरा जो है जनरल कंसिडरेशन वाला पढ़ा हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम राउंड बॉटम फ्लास्क में पहले मीडियम प्रिपेयर कर लेते हैं और यहाँ पर एस्परजिलस नाइगर या एस्परजिलस ओराइजा को करीबन 24 से 48 घंटे तक प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसे मीडियम में डाल के रखते हैं और 24 से 48 घंटे का वो हमारा इनोकुलम तैयार हो जाता है और उसके बाद ही हम जो है सीडलिंग के लिए फर्मेंटर के अंदर उसे डालते हैं। ठीक है, सीडलिंग मतलब ये है कि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो रहा है। सीडलिंग में आप ऐसा मत समझिए कोई सीड हम जो है बीज बो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा फर्मेंटेशन के लिए हम सीधे नया एस्परजिलस नाइगर ना लाते हुए हम जो उसको 24 से 48 घंटे वाला हमने एक इनोकुलम प्रिपेयर कर रखा है उसी को हम डालते हैं। ठीक है, इसमें जो pH होता है वो 5 से 7 के बीच में होता है, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और टाइम 3 to 5 डेज का होता है। इसमें
ऑक्सीजन अवेलेबल करवाई जाती है, यानी कि जो प्रोसेस है जो है एरिएटेड होता है, यानी कि एरोबिक कल्चरिंग है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके रिकवरी या प्यूरिफिकेशन के कुछ स्टेप्स मैंने लिखी हैं, इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले सेल डेब्रिस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन को प्रेफरेंस दी जाती है। पहले या तो फिल्ट्रेशन किया जाता है या सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करने के लिए पॉलीकैटायन जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीइथाइलिनिमीन और पॉलीअमीन्स को डाला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट्स, चाहे अमोनियम सल्फेट है चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम मैं लिख देती हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर इसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। उससे एंजाइम प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब एंजाइम जो प्रेसिपिटेट हुआ है उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, फिल्ट्रेट के थ्रू करते हैं और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। करीबन 4 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करके उसे क्रिस्टलाइज कर लिया जाता है और फिल्म इवोपरेटर या लायोफिलाइजर या फ्रीज ड्रायर की हेल्प से इसे ड्राई कर लिया जाता है। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशंस में इसे एज ए हम स्वीटनर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टार्च को जो है लोअर कार्बोहाइड्रेट या स्वीटनिंग कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एज ए स्वीटनर की तरह यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्शन में, जैसे ग्लूकोज सिरप प्रोडक्शन में, मैनोज शुगर सिरप प्रोडक्शन में, फ्रक्टोज सिरप प्रोडक्शन में बाय द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। नाउ सेकंड इज द बेकरी इंडस्ट्री। ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड बेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है स्टार्च को नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है डिश वॉशिंग और जो लॉन्ड्री वगैरह उसके अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में साइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि पेपर को जो है खुरदरा बनाते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को रिमूव करने के लिए जो है हम उसे एमाइलेज से ट्रीट करते हैं। लेकिन एमाइलेज से ट्रीट करने के बाद क्या होता है कि पेपर स्मूथ हो जाता है, पेपर की स्मूथनेस बढ़ जाती है, उसकी राइटिंगनेस बढ़ जाती है और उसमें इरेज ना, मतलब कि अगर उसमें कुछ लिखा है तो आसानी से इरेज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं और इनके ट्रीटमेंट से, एमाइलेज के ट्रीटमेंट से जो फाइबर होता है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा अल्कोहल प्रोडक्शन जो एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए हम जो है एमाइलेज यूज़ करते हैं। डेक्सट्रीन के प्रोडक्शन में, खास तौर से डेक्सट्रीन के प्रोडक्शन में हमें जो है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ढंग से, डेक्सट्रीन के प्रोडक्शन में भी हम एमाइलेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एमाइलेज हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज स्टे सेफ। थैंक यू।